आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का लेक्चर करने वाले हैं। हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने काफी सारी चीजें देख ली है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट कैरिंग लूप, उसकी वजह से देख लिया हमने। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से देख लिया हमने। फिर जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट हैपेंस, ये भी हमने देख लिया है। क्या होता है उस वक्त वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा था इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में, इलेक्ट्रिक मोटर के फॉर्म में उसका एक एप्लीकेशन हमने देखा था। ठीक है, और फिर उसी में हमने आगे देखा था EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए थोड़ा सा जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, रिकैप करने की कोशिश करते हैं। EMI क्या था? इट इज अ फेनोमेनन in which a current is induced. It is a phenomenon in which a current is induced in a conducting loop or in a conductor. ठीक है, in a conducting loop और in a conductor से भी लिख सकते हैं। ठीक है, due to the relative motion, due to the relative motion between the loop and the magnet जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को कंडक्टिंग लूप में और एक मैग्नेट है हमारे पास, अगर इन दोनों में हम रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, या तो मैग्नेट मूव कर रहा कॉइल की तरफ या कॉइल मूव कर रहा मैग्नेट की तरफ, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, कोई एक मोशन में रहना चाहिए, दोनों रेस्ट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मोशन में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक, या तो मैग्नेट या तो कॉइल मोशन में होना चाहिए, तभी इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तभी इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। इसी चीज को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। ठीक है, यही चीज था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्यों होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है ये रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है। अगर हम मैग्नेट को लूप की तरफ ले जा रहे हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हाँ लूप में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लूप में करंट फ्लो करेगा। अगर मैग्नेट को लूप से दूर ले जा रहे हैं तो भी करंट फ्लो कर रहा है, बट अगर मैग्नेट को लूप के पास ले गए और रेस्ट में रोक दिए, मोशन खत्म कर दिए, तो जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो भी खत्म हो गया, है ना। मतलब जब रिलेटिव मोशन है तब करंट है, और रिलेटिव मोशन नहीं है तो करंट नहीं है। क्यों भाई, रिलेटिव मोशन से ऐसा क्या हो रहा था, वो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थोड़ा कॉज ऑफ EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, cause of EMI, that is electromagnetic induction. Cause of EMI, that is electromagnetic induction. ठीक है, देखिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉज यानी रीजन को जानने से पहले एक टर्म हमको जानना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम लोग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कहते हैं। ये होता क्या है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, एक चीज ध्यान समझिएगा, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि हम एक यहां पर एक सरफेस एरिया लेते हैं। ठीक है, कुछ सरफेस, ये एक गिवन सरफेस है। ठीक है, ये गिवन सरफेस है, और हम एक मैग्नेट यहां पे लेते हैं, हम एक मैग्नेट इसके पास लेते हैं। अभी मैग्नेट रेस्ट में ही है। ठीक है, ये गिवन सरफेस है और उसके पास हम मैग्नेट ले गए, तो हमको ये बात पता है कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ मूव करती है। ठीक है, ये ऐसे नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर कर जाएगा। ठीक है,
ये पहला मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करते हैं, यहाँ पे देखते जाते हैं, ये कुछ ऐसा दूसरा वाला होगा इधर से थोड़ा बड़ा, ठीक है। थोड़ा तीसरा वाला देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा। चौथा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन पांचवा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से, ऐसे नीचे से भी, नीचे से भी, ठीक है। यूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग एक डायग्राम पे यहाँ शो करने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये समझने के लिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस दिखाने के लिए कट हो रही है, ठीक है। फिर एक और, ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी गिवन सरफेस एरिया के पास रख रहे हैं, तो सारी तो नहीं लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड आ रही है, उस सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड आ रही है ना। दिख रहा है अभी इनको, ये जितनी भी लाइंस है, ये यहाँ पे जो हमने 3 लाइंस 4 लाइंस यहाँ पे दिखाया है, ये इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, लेकिन क्रॉस करते हुए इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्रॉस करते हुए इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ दिखाया, लेकिन यहां ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगे, ये जो इसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा रही होगी, ठीक है। फिर से वही बात मैं बोल रहा हूं कि इंटरसेक्ट नहीं करती है, यहां पे केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा रही होंगी, ठीक है। तो यही जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, दैट मेजरमेंट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस गिवन सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मेजरमेंट को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मेजरमेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इरेज करते इसको थोड़ा, it is the measure of electric field line, number of electric field lines, not electric field line, sorry, electric field lines मैंने बोल रहा magnetic field lines, sorry, magnetic field lines. It is the measure of number of magnetic field lines passing through a given surface, passing through a given surface normally. ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। It is the number, it is the measure of number of magnetic field lines passing through a given surface normally. Normally ध्यान रखिएगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं फ्लक्स, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्लक्स में नहीं ले लेंगे जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। तो नॉर्मली जो क्रॉस कर रहा है, नॉर्मली जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ ये सरफेस है और यहां से ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 2D बोर्ड है हमारा, 2 डायमेंशनल, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा दिखाना पड़ रहा है। ये 90 डिग्री ये एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स ही रीजन है ईएमआई का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। देखते हैं आगे कैसे ये इसकी वजह से होता है, कैसे इसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन होता है, ठीक है। अभी अगर हम कंडक्टिंग लूप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलिए नॉर्थ साउथ ये हमारा कंडक्टिंग लूप हो गया। देखते हैं कैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे ईएमआई को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ईएमआई जो फेनोमेनन इसको कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए अभी ये मैग्नेट है, यहाँ पे कंडक्टिंग कॉइल है, अभी दोनों रेस्ट में है, कोई मोशन में नहीं, ना तो मैग्नेट मूव कर रहा है ना कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों रेस्ट में। अब देखिए क्या है कि कुछ तो होंगे इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ तो होंगे जो इस कॉइल से लिंक हो रहे होंगे, इस कॉइल से लिंक हो रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है।
पूरा ग्राउंड घुमाते नहीं है हम लोग, सिर्फ ऐसे दिखा देते हैं कि ये सब जो है लिंक हो रहे हैं। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुआ अभी, इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुआ, अभी दोनों रेस्ट में है। ठीक है, दोनों रेस्ट में। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैग्नेट को हम थोड़ा मूव कराने लगते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही मूव कराएंगे करंट आ जाता है, जैसे ही मूव कराते हैं करंट आ जाता है ना। तो होता क्या है, होता क्या है, मैग्नेट को मूव कराने से या कॉइल को भी मूव कराएंगे तो करंट आएगा, किसमें, कॉइल में करंट आएगा। तो होता क्या है, तो हम अगर देखें, अगर हम, चलिए ये हमारा फिर से वही कंडक्टिंग कॉइल है। ठीक है, अब हम मैग्नेट को धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं इधर। तो इनिशियली इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ था, जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होते जाएगा, यहां पर ज्यादा था यहां कम हो रहा है। ठीक है, और दूर ले जाएंगे और कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कब दूर ले जा रहे हैं अभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और दूसरा फेनोमेनन क्या हो रहा है, करंट भी आ रहा है। दूसरा फेनोमेनन क्या हो रहा है, करंट भी आ रहा है। दूसरा फेनोमेनन क्या हो रहा है, करंट भी आ रहा है, ये दूर ले जाने से। ठीक है, दो फेनोमेनन हो रहे हैं। पहले कौन सा हुआ, पहले कौन सा हुआ, पहले ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया और उसके बाद करंट इंड्यूस हुआ। वैसे ही जब नजदीक लाएंगे तो NS हो गया। अभी इतना लिंक था और इसको नजदीक ले गए, इस तरफ मैग्नेट का मोशन है, या कॉइल को इस मैग्नेट की तरफ मूव करा दे। अभी हम लोग मैग्नेट को मूव करा दे, कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि ये कट नहीं करती है। चलिए थोड़ा क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती हैं, ठीक है। ये हम केवल डायग्राम में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कट नहीं होता है, हमने ये प्रॉपर्टीज में देखा हुआ है। ठीक है, नजदीक ले गए और बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना लिंक हुआ था और बढ़ गया, है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रहे थे कॉइल से, यहाँ पर जब स्टेशनरी था वो कुछ अमाउंट में था, ठीक है। यहाँ पे जब दूर ले गया मैग्नेट को तो वो घट गया, और जब मैग्नेट को नजदीक ले गए तो वो बढ़ गया। जब मैग्नेट को दूर ले गए तो वो घट गया, और मैग्नेट को नजदीक ले जाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के साथ लिंक हो रही है, उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। कब, जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ले जा रहे हैं, और इज डिक्रीजिंग कब, जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। दोनों केस में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही है कॉइल से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली। तो पास कर रहा मतलब लिंक हो रहा है। अगर लिंकेज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, लिंकेज घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, है ना। यहां पे फ्लक्स बढ़ेगा इस केस में, यहां पे फ्लक्स घट रहा है। अब बढ़ने और घटने दोनों केस में, बढ़ने और घटने दोनों केस में यहां पर भी करंट आ रहा है, बढ़ने और घटने दोनों केस में करंट आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। और जब रेस्ट में है तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ना ही घट रहा नहीं बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज है कॉइल के साथ, है ना। तो हम यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ सकते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी कॉइल से लिंक्ड है उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज ये है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked through a coil, conducting coil, ठीक है।
ध्यान रखना, ऐसा वैसा कॉइल नहीं, प्लास्टिक का कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। थ्रू अ कंडक्टिंग कॉइल change in magnetic flux linked through a conducting coil causes या फिर induces a current in the coil, इंड्यूस करता है करंट को, ठीक है, करंट को इंड्यूस करता है, और यही फेनोमेनन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही फेनोमेनन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्यों हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो समझ में तो आ गया होगा कि क्यों होता है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन क्या है। तो सिंपल सब बात यही है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक होगा और उसमें चेंजेस आएंगे, ध्यान रखना है, लिंक होगा और उसमें चेंजेस आएंगे, तब लिंक होगा और फिर उसमें चेंजेस आएंगे तभी जाके करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। करंट इंड्यूस तभी होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कॉइल से, तभी जाकर करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जो चेंज नहीं है, अगर कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज कॉइल के साथ कांस्टेंट हो गया, तो करंट नहीं इंड्यूस होगा, या जीरो है तब भी इंड्यूस नहीं होगा। चेंजेस आने चाहिए, जब मैक्सिमम चेंज होगा तो मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा, जब मिनिमम चेंज होगा तो मिनिमम करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, ये बात होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हमने एक वे देखा करंट को इंड्यूस करने का, कैसे? मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से, मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से, है ना, मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से हमने देखा कि कैसे हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं किस तरह से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, हम इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से ही इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से ही इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करेंगे। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा सेटअप बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसा, एक होलो वुडन सिलेंडर या प्लास्टिक का सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। इस पर दोनों साइड कॉपर वायर की कॉइलिंग कर देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर इसलिए क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टिविटी होती है उसकी, ठीक है, सिल्वर को छोड़ के। सो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड, इसके एक एंड पर और दूसरे एंड पर, दोनों एंड पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बॉन्डिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये इस साइड का हो गया, ये इस साइड का हो गया। कोई भी एक साइड पर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हैं इसको, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, और एक साइड पे जो कॉइल है उसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे समझिएगा, हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो हमने दो टाइप्स ऑफ करंट पढ़ा हुआ है, हमने दो टाइप के करंट पढ़ा है, पहला है डीसी करंट, दूसरा है एसी करंट। डीसी करंट डायरेक्ट करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, ठीक है। तो डीसी करंट इज अ टाइप ऑफ करंट whose magnitude and direction is constant inside a wire, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। अगर 5 एम्पियर का डायरेक्ट करंट निकला है तो 5 एम्पियर का डायरेक्ट करंट ही चलते रहेगा, जिस डायरेक्शन में निकला उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। बट एसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता है। अगर 5 एम्पियर निकला है तो वो बढ़ेगा भी उसका मैग्नीट्यूड, घटेगा भी उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ये बैटरी है इसको हम लोग एसी सोर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस इज योर एसी सोर्स, मतलब अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है? अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ठीक है। इसको अल्टरनेटिंग करंट को तो बेसिकली ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ पर तो हमने प्लस एंड माइनस को फिक्स कर दिया ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अगर अभी किसी केस में कोई एंड पॉजिटिव है दूसरा एंड नेगेटिव है तो जस्ट ऑपोजिट, जब करंट उल्टे डायरेक्शन से आएगा तो नेगेटिव वाला एंड पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव बन जाता है, तो पोल्स चेंज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना,
जो अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करने के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए, वो होता है ये, ठीक है, दिस इज एसी सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट का अगर कोई सोर्स है हमारे पास तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम एक डायरेक्शन में करंट को लेकर चलेंगे, दोनों डायरेक्शन में दिखाएंगे, बार बार डायरेक्शन चेंज करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अभी लेके चलते हैं समझने के लिए, कैसे हम इंड्यूस करेंगे समझने के लिए क्या होगा ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं करंट इधर से निकला, इधर से एंटर किया, घुमा घुमा घुमा, इधर से बाहर आ गया, ठीक है, अंदर ऐसे गया और ऐसे बाहर आ गया, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं, घुमा घुमा घुमा। अब देखिए क्या हो रहा है, करंट जो जा रहा है फिक्स्ड अमाउंट में तो नहीं जा रहा है भाई। अगर अभी 2 एम्पियर गया है या सपोज x एम्पियर करंट अभी गया है तो तुरंत y एम्पियर हो जाएगा, फिर z एम्पियर, ठीक है, x प्लस समथिंग x माइनस समथिंग दोनों होगा, है ना। करंट अभी इस डायरेक्शन गया है, दूसरे फेज में फिर इस डायरेक्शन से जाएगा, है ना। तो करंट जो है वेरिएबल है इसके अंदर, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड को वेरिएबल लेके चले, डायरेक्शन को वेरिएबल नहीं करते हैं, ठीक है। बार बार डायरेक्शन चेंज करने से अच्छा एक डायरेक्शन को फिक्स लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड वेरिएबल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, और हमको ये बात पता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो अब जब इसमें करंट आ रहा है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले कॉइल से भी लिंक होंगी, है कि नहीं। ये यहां करंट जा रहा है इस वाले लूप में तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गारंटीड इस कॉइल से भी लिंक होंगी। मतलब इस लूप में करंट फ्लो होने की वजह से इस लूप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना। तो चलिए ये हो गई बात। अब क्या हो रहा है, करंट वेरी कर रहा है, अगर करंट यहाँ वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड उसका वेरी करेगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेरी करता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वेरी करती हैं, और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है वो वेरी करेंगी तो यहाँ पे जो लिंक हो रहा है वो भी तो वेरी करेगा, वो भी तो वेरी करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर चूंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एसी करंट का, इस वजह से यहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएबल करंट की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पे कॉइल ए में, इसको ए इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और चूंकि यहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से यहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। मतलब कभी फ्लक्स ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, मतलब चेंज इन फ्लक्स होगा। क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा, और जब चेंज इन फ्लक्स होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। हम सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में होगा, चलिए ये अभी हम ये यही डायरेक्शन होगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी EMI ही है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक्चुअल मैग्नेट का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही कहीं पर मोशन ला रहे हैं, ठीक है। ये कॉइल भी अपनी जगह पे रेस्ट है, ये कॉइल भी अपनी जगह पे रेस्ट में है, ठीक है, दोनों रेस्ट में है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है, और उस वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, और उस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका है जहां पर हम बिना किसी मूवमेंट के, ठीक है, बिना किसी मूवमेंट के केवल इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, देखिए कोई मैग्नेटिक नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऐसा ही फेनोमेनन यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर्स में, ठीक है, ऐसा ही फेनोमेनन यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर्स में, उसका कंस्ट्रक्शन बाद में देखना है, अभी तो ये समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और यही फेनोमेनन, दो कॉइल्स होते हैं, एक कॉइल में करंट आता है, एसी आता है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होता है, डायरेक्शन वेरी कर रहा होता है, तब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते हैं, करंट दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो जाता है और वो फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, यही चीज, यही फेनोमेनन होता है, सेम इसी तरह का फेनोमेनन होता है ट्रांसफार्मर्स में, ठीक है। चलिए ये था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक सॉरी ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में था, ठीक है। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी और जानने वाली है,
वो ये बात है कि कब किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, सॉरी, कब किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज हम लोग क्या है, एक कंडक्टिंग कॉइल लिए, मैग्नेट लिए, ठीक है, इसी वाले से अभी बात करते हैं। चलिए देखिए, एक लॉ है इसके पीछे, एक लॉ है, एक लॉ गिवन है हमारे पास, एक लॉ है हमारे पास कि कब कौन सा पोल अगर हम मैग्नेट सॉरी कंडक्टिंग कॉइल के नजदीक लाएंगे तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। इस लॉ को कहते हैं लेंजिस लॉ, ठीक है, इस लॉ को कहते हैं लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ, ये लॉ बताता है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ है ना, वो अपने कॉज को ही अपोज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है, वो करंट उस वजह, जो कारण है, जो रीजन है, उसको ही अपोज करता है, उसको ही अपोज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो कॉइल में करंट कुछ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट की तरफ है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और ये हमने देखा हुआ है कि जब कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर जा रहा हो तब उसका जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। जब नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी इसको ही अपोज करने लगेगा, रिपेल करेगा, इसको ही अपोज करने लगेगा। इस मैग्नेट की वजह से ही यहाँ पे करंट आया है और ये खुद भी नॉर्थ पोल बन करके इसको ही अपोज करने लगा है, इसको ही अपोज करने लगा है। अगर मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं अब, ठीक है, जब दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये उसको अपोज करेगा। ये नॉर्थ पोल दूर जाने की वजह से यहां पर ये उसको नॉर्थ पोल को ही भगा रहा था, अब जा रहा है तो क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा और इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। पहले जब इसकी तरफ आ रहा था तो नॉर्थ पोल बनकर उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, और जब उससे दूर जा रहा है तो साउथ पोल बनकर उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। और यही है लेंजिस लॉ, जहां पर ये लॉ कहता है कि द इंड्यूस्ड करंट opposes its own cause, the induced current opposes its own cause, कि जिसकी वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है उस वजह, उस रीजन, उस कारण को ही अपोज करता है, ठीक है, उस कारण को ही अपोज करता है। तो ध्यान रखना है कि किस केस में कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ध्यान रखना है, जब नॉर्थ पोल नजदीक आएगा तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ताकि वो भी नॉर्थ पोल बन जाए। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ताकि वो साउथ पोल बन जाए, ठीक है। और ऐसे ही जब साउथ पोल को नजदीक या दूर ला रहे होंगे, ठीक है, अब साउथ पोल को इसके नजदीक ले जा रहे हैं तब क्या करेगा, ये भी साउथ पोल बन जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और साउथ पोल बन जाएगा। और जब साउथ पोल को दूर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब किस केस में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है, कब किस केस में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने इतना पढ़ा, इसका यूज क्या है हमारे लिए, ठीक है, इसका यूज क्या है। एक एप्लीकेशन हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है तो काफी सारे यूजेस, लेकिन अभी हमको उसमें से एक एप्लीकेशन पढ़ना है, दैट इज जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक डायनेमो जिसको बोलते हैं, ठीक है, जनरेटर। इसी को इलेक्ट्रिक डायनामो भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक डायनामो भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।
जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था, मोटर में क्या था कि वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ ये जो जनरेटर है वो जस्ट उसका ऑपोजिट करता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस और मशीन, जो कहना कह सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy, मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो जनरेटर है वो ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सिंपली प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं सीधे सीधे तुरंत। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये? तो इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन एकदम इजी है, एकदम मोटर की तरह ही है। कंस्ट्रक्शन एकदम इजी, एकदम मोटर की तरह ही है। देखिए कैसे, जैसे मोटर में कर रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट लेंगे, उसके ऑपोजिट पोल्स के बीच ये N है, एक आर्मेचर को प्लेस करेंगे, कंडक्टिंग कॉइल सिंपली कहते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग कॉइल सिंप्लिसिटी के ले लेते हैं, लेकिन आर्मेचर को सिंपली प्लेस करते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग ये कंडक्टिंग कॉइल ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और जो कंडक्टिंग कॉइल है उसका जो दोनों एंड्स है, उसको मोटर में और जनरेटर में एक फर्क होता है। मोटर में हम लोग स्लिट रिंग्स ले रहे थे, आधा रिंग ले रहे थे, आधा स्टील के रिंग्स होते हैं, आधा रिंग ले रहे थे। यहां पे पूरा रिंग है, ठीक है, ठीक है। द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल्स आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों एंड्स हैं, ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये दो कार्बन ब्रशेस से कांटेक्ट में रहती है। कंडक्टिंग ब्रश लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जनरली वो कार्बन यानी ग्रेफाइट के होते हैं, ठीक है। इन दोनों से टच रहती है, कनेक्टेड रहती है, ठीक है, टच किया हुआ रहता है। ये इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल टच कर रहा है इसको, ठीक है। अगर ये कॉइल मूव करेगा तो केवल ये रिंग्स मूव करेंगे, ये ब्रशेस अपने पोजीशन पे ही रहने वाली है, ब्रशेस अपने पोजीशन पे ही रहने वाली है। और इन्हीं दोनों ब्रशेस की हेल्प से फर्दर फिर आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि हम करंट को डिटेक्ट कर सके, जो करंट यहाँ पे रिड्यूस होगा उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स के बीच एक कंडक्टिंग कॉइल, जनरली आर्मेचर, ठीक है, को प्लेस करते हैं। ये आर्मेचर के जो दोनों एंड्स है, ये दो रिंग्स S1 एंड S2 से कनेक्टेड होते हैं। S1 R1 R2 ले लेते हैं हम लोग। R1 रिंग जो है वो कार्बन ब्रश C1 और R2 रिंग कार्बन ब्रश C2 से कनेक्टेड टच किए हुए रहती है। और फिर उन दोनों ब्रशेस के हेल्प से हम लोग आउटर सर्किट को पूरा करते हैं, जो जिससे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है ताकि करंट को डिटेक्ट कर सके। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। देखिए, मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है, बस फर्क कहां है, एक चीज का फर्क है, वहां स्प्लिट रिंग्स होते हैं, यहाँ पर कंप्लीट रिंग्स है। वहां स्प्लिट रिंग्स होते हैं, यहाँ पर कंप्लीट रिंग्स है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वर्किंग पे। वर्किंग कैसे, यहां से एक एक्सल जुड़ा हुआ है, ठीक है,
ये और थोड़ा इधर होगा। चलिए अब हम क्या किए, इस कॉइल को रोटेट कराना शुरू किए। देखिए हमको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेना है, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर है, मोटर नहीं है, ठीक है। अब इसको रोटेट कराना शुरू कर दिए, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू कर दिया। देखिए क्या होगा, जब इस डायरेक्शन रोटेट कराएंगे तो ये जो ए बी आर्म है ये ऊपर जाएगा और ये सी डी आर्म नीचे आएगा, ये सी डी आर्म नीचे आएगा, ठीक है। उल्टा हो गया, कुछ समझ लेते हैं, समझिए ना, ए बी आर्म ऊपर जाएगा और सी डी आर्म नीचे जाएगा, ए बी आर्म ऊपर जाएगा, सी डी आर्म नीचे जाएगा, ठीक है। अब ए बी आर्म ऊपर आ रहा है, अभी देखिए कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है, कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिंक्ड नहीं है, लिंक अभी तक हुआ ही नहीं है, लिंकेज अभी तक हुआ नहीं है, पहले लिंकेज होगा उसके बाद करंट इंड्यूस होगा, उसके बाद करंट इंड्यूस होगा। देखिए कैसे है, अभी कोई भी लिंक नहीं हुआ है फ्लक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब इसको रोटेट कराना शुरू करिए। अब इसका दूसरा फेस देखते हैं, दूसरा फेस थोड़ा ऊपर वाला एरेज करते हैं, दूसरा फेस देखते हैं। अब दूसरा फेज हम लोग देख लेते हैं, एन एस। अब जो है ये ए बी आर्म ऊपर आ गया है ऐसे और सी डी आर्म नीचे चला गया है, ठीक है। ए बी आर्म ऊपर आ गया है, सी डी आर्म नीचे चला गया है, C1 C2 गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये है ए बी आर, ये है सी डी आर। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ये पहले इस केस में था इस तरह से, ए बी आर्म ये वाला है, सी डी आर्म ये वाला है, ए बी ये वाला है, सी डी ये वाला है। अब ये ऐसे हो गया, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रहा है सब अब इस कॉइल से होके जा रहा है, सब लिंक हो गया, पूरा 100% लिंक हो गया, ठीक है, 10 to 100% लिंक हो गया, इससे पूरा का पूरा लिंक हो गया। अब जैसे इसको दोबारा घुमाएंगे, ये जब ऐसे था ऐसे हुआ, टोटल लिंक हुआ, जब ऐसे होगा फिर जीरो हो जाएगा, अब चेंज आएगा। अब क्या होगा, पहले लिंक ही नहीं था फिर लिंक हुआ, अब जीरो होगा तो अब चेंजेस आएंगे, अब चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब चेंजेस आएंगे, थर्ड फेज देख लेते हैं इसका, एन एस। C1 C2 गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब ए बी इधर आ गया है, सी डी इधर है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब ए बी नीचे जाएगा, ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा, ठीक है, ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा। चलिए अब जो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया जीरो, अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, तो अब आया चेंज, अब होगा करंट इंड्यूस, किस डायरेक्शन में होगा भाई, तो इसके लिए भी एक लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था कि लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं, तो यहां पर क्या है, जो मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये थंब जो है, ये थंब जो है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। मिडिल फिंगर करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स, ठीक है।
राइट हैंड रूल में भी वही चीज है, ठीक है, राइट हैंड रूल में भी वही चीज है। लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर रहे थे मोटर के केस में फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में, फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में, लेकिन राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम लोग, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम लोग, सब चीज वही है लेकिन करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में, क्योंकि यहाँ पे पहले से फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी है पहले से, फोर्स भी पहले से, अब करंट आएगा। इसमें वही चीज है, थंब क्या है, फोर्स के डायरेक्शन को, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को। चलिए अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में। अभी देखिए ए बी जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ए बी पे फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, राइट हैंड ये रहा, ठीक है, राइट हैंड ये रहा, फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, फोर्स है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, नॉर्थ टू साउथ उस तरफ, करंट किस तरफ है, B2 है, नीचे B2 है, करंट किस तरफ, B2 है, इस तरफ, करंट किस तरफ, B2 है, नीचे की तरफ। अब जब इसमें नीचे है तो ये तो लाजमी सी बात है कि यहां ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर की तरफ है, इस पे फोर्स ऐसे लिखेंगे ऊपर की तरफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, फोर्स ऊपर की तरफ इधर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट ऐसे ऊपर, D टू C, करंट D टू C, मतलब क्या होगा, ये यहां से ऐसे आएगा बाहर, कार्बन ब्रश C1 से होते हुए C2 में एंटर करेगा। अगर हम आउटर सर्किट में ध्यान से देखें तो C1 से आया और C2 से घुस गया, C1 से आया और C2 से घुस गया, C1 से आया और C2 से घुस गया, ठीक है, C1 से बाहर आया और C2 से अंदर चला गया। मतलब अगर अभी हम आउटर सर्किट में बात करें तो करंट का डायरेक्शन C1 टू C2 रहा इस केस में, फिर घूमेगा भाई। अब ये कॉइल पहले ऐसे था, है ना, पहले ऐसे था, इस पोजीशन, ये यहां पर इस पोजीशन में था, यहां पर ऐसे आया, यहां पर ऐसे हो गया, वापिस अब ऐसे घूमेगा और वापिस फिर इसी पोजीशन यहां पर लौट के आएगा। तो जब 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा तब यहां पे वापस लौट के आएगा इसी पोजीशन पर, तब करंट कितना होगा, तब करंट कितना होगा, तब देखते हैं फिर से देखो, अब CD अब उल्टा हो गया है, अब AB ऊपर जा रहा है, AB ऊपर जा रहा है, राइट हैंड रूल, ये रहा AB पे फोर्स, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये रहा करंट नीचे से ऊपर A टू B, नीचे से ऊपर A टू B। अब ये लाजमी सी बात है, इसमें ऊपर जा रहा है तो इसमें नीचे ही जाने वाला है, फिर भी यूज कर लेते हैं हम लोग रूल, ये रहा इस पे फोर्स अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये रहा करंट नीचे की तरफ C टू D। तो A से B C टू D अंदर है और यहां D से बाहर निकलेगा, कार्बन ब्रश C2 से बाहर निकलेगा और कार्बन ब्रश C1 से एंटर कर जाएगा, C2 से बाहर निकलेगा और C1 से एंटर कर जाएगा, C2 से बाहर निकलेगा और C1 से एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन बात करें तो वो C2 से C1 की तरफ है, C2 टू C1। क्या हो रहा है, आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जहां पर इनिशियली C1 से C2 था वहीं पर उसके बाद C2 से C1 हो गया, फिर घूमेगा, फिर C1 से C2 होगा, फिर घूमेगा, C2 से C1 होगा, ऐसे चलते रहेगा। करंट कभी C1 से C2 आएगा, फिर कभी फिर नेक्स्ट रोटेशन में नेक्स्ट फेज में C2 से C1 जाएगा, फिर उसके बाद वाले में C1 से C2, फिर उसके बाद C2 से C1, ये चलते रहेगा। करंट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद, करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसे जनरेटर को जो कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर रहा है इसको बोलते हैं AC जनरेटर। क्या बोलते हैं, AC जनरेटर। दिस इज आवर AC जनरेटर या AC डायनेमो। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे हम देखें अंदर भी, कॉइल के अंदर भी देखें तो इस केस में करंट का डायरेक्शन DCBA था कॉइल के अंदर, DCBA, लेकिन यहां पर कॉइल के अंदर ABCD है,
करंट का डायरेक्शन, ठीक है। कॉइल के अंदर ये जो अंदर है ABCD और यहाँ पे DCB है, ठीक है, DCB है, ठीक है, ABCD DCB है। और आउटर सर्किट में क्या हो रहा है, पहले C1 to C2 और फिर C2 से C1, C1 to C2 और फिर C2 से C1, ठीक है, C1 से C2 और फिर C2 से C1। तो चूंकि ये AC करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये है AC जनरेटर, ठीक है। इसको हम DC भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ एक छोटा सा चेंज करेंगे तो ये DC करंट प्रोड्यूस करने लगेगा और फिर ये DC जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। ये DC करंट प्रोड्यूस करने लगेगा और फिर ये DC जनरेटर बन जाएगा। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो कंप्लीट रिंग्स है इसके जगह पे स्प्लिट रिंग्स ले लेंगे, कंप्लीट रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग्स ले लेंगे। क्या लेंगे, कंप्लीट रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग, जैसे मोटर में करते थे, ठीक है, आधा रिंग लेते थे, वैसे ही यहां पर लेंगे, आधा रिंग लेंगे, ये AC करंट DC में चेंज हो जाएगा और फिर ये जनरेटर भी DC हो जाएगा। ध्यान रखना है कि by taking the split rings in the generator we can make it from AC generator to DC generator, ठीक है। बस कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ ये जो कंप्लीट रिंग्स है उसको हटा करके हाफ रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स रख देने हैं, ये DC जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, जो बोले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, सिंपली कहने तो पूरा का पूरा ये जनरेटर का एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। तो आई होप पूरी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने जितना भी देखा है सबको समझ में आ गया होगा। यहीं तक आज हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं। बाकी कुछ जो चीजें बची हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक आध दो चीजें बची टॉपिक्स देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हमको देखना है, हाउसहोल्ड सर्किट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अर्थ वायर, अर्थिंग, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये थोड़ा सा देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ गई होगी। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।